भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर से आपसे मुलाकात है और बातचीत का सिलसिला हम जोड़ेंगे। आज जो खास हमारे साथ है वो ये कि आखिरी के हिस्से में हमारे साथ दो प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ेंगे, जो बहुत सारे सवाल हैं उनको लेकर हमारे साथ आज जो खास बात होने जा रही है, जिसको कि हम लेकर आपके सामने आना चाहते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके सवालों को एंटरटेन करना चाहते हैं, वो ये कि अभी तक हम जब गांव से बात करते हैं तो हम डॉक्टर्स यहाँ से होते हैं, लेकिन हमने आज कोशिश करी है कि जहाँ से हम बात करते हैं, जिन गांव की बात करते हैं, जिन बी क्लास सी क्लास सिटीज की बात करते हैं, उनकी जो समस्याएं वो बेहद समस्याएं, बेहद बड़ी समस्याएं हैं, वहाँ से उनके डॉक्टर्स को जोड़ें आज। तो मैंने आज कोशिश करी है कि कोटा, इंदौर से लेकर बिहार तक तमाम डॉक्टर्स को एक साथ पैनल पे लाने की, और हमारे साथ अमेरिका से भी डॉक्टर्स हैं। बातचीत कम, सबसे पहले डॉक्टर्स की तरफ रुख, और उसके बाद शो में आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के बाद फिर हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री होंगे और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं उनकी ओर रुख करना चाहेंगे। जो हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल है, जो कि आज खास तौर से अपनी बात कहने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चारू अग्रवाल सीनियर गायनोलॉजिस्ट हैं, कोटा से हैं, राजस्थान से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर घनश्याम मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, सीनियर पीडियाट्रिक हैं, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरुण शाह सीनियर फिजिशियन मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वीपी गोस्वामी प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजीत सिंह सीनियर फिजिशियन बलिया से हमारे साथ हैं। लगभग 5 डॉक्टर्स हैं और कुछ देर में हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर रवि गोडसे भी जुड़ेंगे। तो आप समझिए कि जो ये पैनल है जो आज यहाँ पर मौजूद है और जो अपनी बात कहने के लिए, आज तो खासतौर से इस पैनल में को मैंने इसलिए भी रखा है कि वो अपनी बात कहे और सरकार तक, उन तमाम सारे लोगों तक ये बात जाए जो तमाम पॉलिसीज बना रहे हैं, और कोविड टास्क फोर्स जैसे लोग जिनको कि एक बात समझ में आए कि आखिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिन शहरों में ये लोग हैं, डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रवि गोडसे जो है हमारे साथ अमेरिका से कुछ देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर चारू अग्रवाल के पास जाना चाहता हूं, जो कि सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और कोटा से, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच चारू जी, पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत साधुवाद, बहुत थैंक यू। जिस तरह का काम आप उन शहरों में कर रहे हैं, मरीजों का प्रेशर तमाम तरह से आप लोग देख रहे हैं। पहले तो सारे डॉक्टर्स जो पैनल में आज मौजूद हैं सबको सैल्यूट करना चाहता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर चारू अग्रवाल, मैं जानना चाहता हूं, आज बात जो है वो अपनी बात कहने को लेकर है। मैं चाहता हूं कि आज आप बताएं कि क्या स्थितियां हैं और किस तरह की समस्याएं आप लोग वहां पर प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पैनल में तो बहुत डॉक्टर्स तमाम जगह के होते हैं, लेकिन आज मैंने खासतौर से इनको आप लोगों को चुना है। डॉक्टर चारू। थैंक यू सो मच। जैसे कि पूरा देश इस समय इस बीमारी से जूझ रहा है, कोटा शहर भी अपनी पूरी ताकत से इसका सामना कर रहा है। 15-20 दिन पहले तक तो काफी केसेस थे, 1500 तक करीब जा रहा था आंकड़ा। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सबकी बहुत लगन से लगे हुए हैं, तो अब ये फिगर थोड़ा नीचे आया है। लगभग 800 से 900 केसेस आ रहे हैं आजकल कोटा में रोज, और अब ये देखा जा रहा है कि अब केसेस गांव से ज्यादा आ रहे हैं। पहले पिछले वाले फेज में गांव से केसेस इतने नहीं थे, तो अब तकलीफ ये होती है कि गांव से आने में कुछ लोग तो समझदार होते हैं, वो टाइम से आ जाते हैं, पर जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो लोग आने में देर कर देते हैं, तो बीमारी काफी सीवियर फॉर्म में हो जाती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स काफी गिर जाते हैं, और फिर उन लोगों से जब भर्ती करने के लिए कहा जाता है तो वो इसकी सीरियसनेस कई बार नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ हम लोगों को काफी तकलीफ होती है। जांचें करवाते हैं तो कई बार बहुत देर हो जाती है, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स अपनी तरफ से काफी एडमिशन फैसिलिटीज अच्छी रखी हुई हैं, तो जितना हम लोगों से बन पड़ता है हम लोग कर रहे हैं सर। और अब ये बताना चाहूंगी कि राजस्थान, आपने जो बात कही में प्लांट्स, जी बोलिए कंप्लीट कर लीजिए बात। हाँ जी, हाँ, राइट। बात ये है कि आपके तमाम 60 नए प्लांट्स लगने वाले हैं ऑक्सीजन के, हमारे यूडीएच मिनिस्टर जी के श्री शांति धारीवाल जी के सहयोग से। तो ये हम लोगों के लिए इट हैज कम एज अ वेरी बिग रिलीफ। इतना ऑक्सीजन सप्लाई हम लोगों के लिए बढ़ जाएगी तो हम लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा।
तो डॉक्टर चारू थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जो ये आपने बात कही, लेकिन आपके पॉइंट से अगर मैं कुछ निकाल पाया हूं, क्योंकि कोशिश आज ये मेरी कि मैं नोट करता चलूं, मैं खुद भी नोट्स लेता चलूं, क्योंकि आपके अनुभव जो है मैं मानता हूं कि देश में तमाम सारे डॉक्टर्स से ज्यादा अनुभव है। और आपने कहा कि लेट हो जाता है। दूसरी बात आपने कही जो लोग आ रहे हैं प्रतिशत वो गांव की तरफ से ज्यादा है, और वो गांव की जी तरफ से जो लोग आ रहे हैं इलाज के लिए वो समस्या क्या झेल रहे हैं, इसके लिए मैं डॉक्टर अरुण शाह जी के पास जाना चाहता हूं, जो मुजफ्फरपुर बिहार से, एकदम पश्चिम से मैं पूरब की तरफ जाना चाहता हूं, बिहार की तरफ। डॉक्टर अरुण शाह, मैं जानना चाहता हूं कि आप मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। कल हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट मुजफ्फरपुर से बैठे हुए थे। आपके पास तो मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन क्या समस्याएं, किस तरह की चीजें आप इस वक्त मुजफ्फरपुर बिहार में देख रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं इस वक्त वो किस तरह की समस्याएं, गांव के लोगों को ज्यादातर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सो दैट की जो पॉलिसी बने, जो चीजें उनको रेक्टिफाई किया जा सके। डॉक्टर अरुण शाह। देखिए, स्थिति तो काफी भयावह हो चुकी थी, और मतलब कि जब सेकेंड वेव, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए, और आप ये मत सोचिएगा कि आवाज कट गई, आवाज आपकी आती रहेगी तब भी बात बन जाएगी। डॉक्टर अरुण शाह। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि बिहार की स्थिति, खास करके मैं जहाँ रहता हूँ उत्तर बिहार की स्थिति, पिछले 15 दिन से काफी स्थिति गड़बड़ाई थी। 1 महीने से केसेस काफी बढ़े थे, और केस फैटिलिटी रेट भी काफी हुई, इन्फेक्शन रेट भी काफी बढ़ा। और जब तक ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब देखा जा रहा है कि केसेस कमे हैं, लेकिन बड़ी अफरा तफरी मची है ऑक्सीजन की, दवा की, बेड की, वेंटिलेटर की, और उसकी वजह से बहुत जाने भी गई हैं। और ये निश्चित रूप से, ये चूंकि ये ऑल इंडिया फेनोमेना था, और यहाँ पर भी इसका पूरा असर देखा जा रहा था। कोई भी बेड नहीं मिल रहा था, लोग मतलब ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, दवा के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, और इसकी वजह से बहुत जाने जो बचाई जा सकती थी वो हम समझते हैं कि नहीं बचा सके, क्योंकि लोगों ने कोई अनुमान नहीं लगाया था इस लेवल पर ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा, और इस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि हो नहीं पाया। तो अब जाकर के मुझे लगता है कि सांस लेने वाली स्थिति आ गई है कि धीरे धीरे मतलब केसेस कम रहे हैं, केसेस कमेंगे, और हम लोग का मानना है कि सेकेंड पीक के हमारा 15 तारीख के बाद से नीचे उतरेगा। और अभी जो देख रहे हैं बिहार में, जो कुछ दिन पहले 10,000 से ज्यादा केसेस थे, इनफेक्टिव पॉजिटिविटी रेट मोर देन 10% थी। तो अल्टीमेटली थोड़ा देर सवेर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। आपका ये दूसरे सवाल की जो गांव की स्थिति है, ये गांव में भी ये महामारी धीरे धीरे फैल रही है, क्योंकि ये जो म्यूटेंट वायरस है पहले की अपेक्षा ये ज्यादा इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, और शायद ज्यादा मतलब वैक्सीनेशन को डॉक्टर वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है इस समय? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर शुरू में तो काफी हिचकिचाहट थी, लोग समझ रहे थे कि वैक्सीनेशन ले कि नहीं ले, और बाद में जाकर के जब नवंबर दिसंबर में केसेस ड्रॉप हुआ तो एक बहुत तरह की कॉम्प्लेसेंसी आ गई। लोगों ने कहा कि अब बीमारी खत्म हो गई थी, हम वैक्सीन लेने से फायदा क्या है। इसकी वजह से क्या हुआ, शुरू में 40% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स मतलब ड्रॉप आउट हुए। ये एक गलत मैसेज गया पूरे हिंदुस्तान में, और उसकी वजह से वैक्सीन हेजिटेंसी काफी हुई। लेकिन अब जाकर के लोगों ने महसूस किया है कि वैक्सीन के ही एक ऐसा एक माध्यम है जिससे कि जान बची जा सकती है। भले मतलब कि संक्रमण से खुद से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम अपनी जान को बचा सकते हैं। अब लोगों में ये अवेयरनेस काफी बढ़ी है, लोग काफी तादाद में लोग निकल रहे हैं। हमारे यहाँ शुरू हो गया है बिहार में, 1 तारीख से तो नहीं शुरू हो पाया, लेकिन अब शुरू हो गया है, और काफी तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए हम लोग भी मोटिवेट कर रहे हैं कि हर आदमी को जो 18 साल से ऊपर का है उसको वैक्सीन की 2 डोज, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, जल्द से जल्द दिलवाएं। राइट डॉक्टर अरुण शाह, मैंने अगर आपकी बात से रेफरेंस निकाला तो 2 चीज, एक आपने कहा कि लॉकडाउन के बाद कुछ असर पड़ा है, तो वो चीजें थोड़ा सा केसेस में ड्रॉप आया है। लॉकडाउन की बात आपने कही, इसको लेकर तमाम सारी चर्चा हो रही है, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम जिसको हम लोग कहते हैं 0 पॉइंट
ग्राउंड जीरो जिसे हम कहते हैं, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और वहां से आप डॉक्टर हैं, आपके पास तमाम सारे केसेस आते हैं। ऑफ कोर्स आप मेरे साथ पैनल पे मौजूद हैं, अगर कोई पॉइंट आपको लगेगा सजेस्ट करिएगा। दूसरी पॉइंट आपने कहा कि गांव में जो फैल रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से चीजें बिगड़ी और उससे जो जानें बचाई जा सकती थी हम नहीं बचा पाए, ये भी आपने बताया 2 चीजें। और आपने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रम बना और जो वैक्सीनेशन में कर्मचारी थे वो हटे या कहीं चले गए, जिसकी वजह से लोगों में भी ये भ्रम हुआ कि अब हम ठीक हो गए। नवंबर ऑनवर्ड्स लोगों को लगा कि बीमारी खत्म हो गई, इससे एक शिथिलता आई और वो भी एक क्योंकि जनवरी में सर वैक्सीनेशन तो जनवरी में शुरू हुआ है, तो ये शायद पॉइंट आपका मैं चाहूंगा इसको करेक्ट करके फिर से आप मुझे बताएंगे। तो मैं डॉक्टर वीपी गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज से, जो कि इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोस्वामी साहब मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि मालवा रीजन मध्य प्रदेश की तरफ मैं रुख कर रहा हूं और बिहार से पहले राजस्थान, बिहार और अब मैं मालवा इंदौर की तरफ आता हूं। मैं जानना चाहता हूं गांव की आबादी का रेशियो क्या है इस वक्त इंदौर में, क्योंकि बड़े शहर की तरफ लोग रुख कर रहे हैं और किस तरह की दिक्कतों का सामना हो रहा है। जैसे कि कोटा के से डॉक्टर साहब कह रही थी चारू की आने में लेट करते हैं या लेट हो जाता है और ट्रीटमेंट को लेकर कितनी तरह की समस्याएं आ रही हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी, जो कि प्रैक्टिकली उसको डील किया जा सके। डॉक्टर वीपी गोस्वामी। प्रतीक जी, ऐसा है कि जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन, अभी इंदौर की बात छोड़े हम यहाँ पे कम है, लेकिन जो हमारे दूसरे ज़िले हैं मालवा के या मध्य प्रदेश के, तो 60 से 70% पॉपुलेशन जो है वो गांव की है। और अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना है अभी हमारे गाँव में भी फैल चुका है और उसके और भी फैलने के ये कारण है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है और डिले होता है। पेशेंट भी जो है अपने आप को अस्पताल की तरफ नहीं ले जा पाता है। एंड दुर्भाग्य से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जो डॉक्टर्स हैं 25% पॉपुलेशन को 75% डॉक्टर सर्व कर रहे हैं और 70% पॉपुलेशन को 25% डॉक्टर सर्व कर रहे हैं। और मेजॉरिटी जो है हमारे नीम हकीम है वो पहले से ही मतलब स्टेरॉइड और जो हायर एंटीबायोटिक दे देते हैं और उसके कारण अभी हमको म्यूकर माइकोसिस या फंगस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। वैक्सीन के लिए अभी हमारे यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है और हम आशा करते हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ जो वैक्सीन आएगी तो हमारे यहाँ पे 2 साल से जो 20 साल के हैं, स्पेशली 2 साल से 19 साल तक हमारा पीडियाट्रिशियन हम लोग ट्रीट करते हैं। मैं चूँकि पीडियाट्रिशियन भी हूँ और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, तो इसलिए ये एक बिग पॉपुलेशन है जो कि लगभग 41% है और इस 41% पॉपुलेशन को हमको एड्रेस करना ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ट्रायल स्टार्ट करवा दी है 2 साल से बड़े बच्चों के लिए और 12 साल से 18 साल वाले को भी हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आज आपको और इस पैनल को डॉक्टर साहब आज इस डॉक्टर साहब ऑफकोर्स डॉक्टर साहब पेड़ों के नीचे जो है जी डॉक्टर हमारे नीम हकीम जो है पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। अब ऐसे पेशेंट बिगड़ के हमारे पास में यदि यहाँ पे इंदौर में एमवाई अस्पताल या बड़े मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आते हैं तो उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी और कुछ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी है जो कि हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि आज इस पैनल को लेकर सामने आने के डॉक्टर सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर घनश्याम मिश्रा भी जुड़ गए और डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से हमारे साथ इस पैनल में, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर वीपी गोस्वामी जानना चाहता हूं कि जब आपने कहा कि अब गांव में तरफ रुख हो गया है और उसे रोक पाना अब बहुत मुश्किल है और बहुत युद्ध स्तर पर काम करने की प्लानिंग की जरूरत होगी, आपके क्या सजेशन है? क्योंकि आप वहां पे एकदम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आपके पास एक आबादी जो है गांव से आ रही है, आप फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं सो दैट कि ये जो पैनल है उसके जो वॉइस निकले कम से कम वो लोग समझ सकें। और अब से कुछ देर बाद मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी इस प्रोग्राम में रहेंगे, तो आपकी बात जो है दूर तक जाए, मैं ये जानना चाहता हूं। डॉक्टर वीपी गोस्वामी। प्रतीक जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से कोरोना फैला है ये किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, इसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन जब चूंकि फैल गया है
तो इसके लिए हमको किस तरीके से इसको निपटना है, तो उसमें हमको इम्यूनाइजेशन के साथ साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करना पड़ेगा। और जो इंस्टेंट किट है हमारा कोरोना का, जिसमें से हम 2 से 3 घंटे में डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चे जहाँ पे कि कोविड पॉजिटिव एडल्ट्स हैं उनको भी ट्रेस करना, उनके आजू बाजू वाले लोगों को भी ट्रेस करना, साथ ही साथ हमको सीरो सर्विलेंस भी करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इस कोरोना का जो है क्या वहाँ पे कितने प्रतिशत है प्रिवेलेंस और इंसिडेंस प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड किट है, हालांकि उसमें भी बहुत सारा डिस्कशन का एक वो है कि वो किट कितने प्रभावी है, कैसे क्या है, लेकिन जो भी हमारे पास में अभी उपलब्ध हैं उन किट को यदि हम लोग अभी गांव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो काफ़ी हद तक हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग राइट डॉक्टर वीपी गोस्वामी, डॉक्टर वीपी गोस्वामी आपकी बात पर, डॉक्टर वीपी गोस्वामी आपकी बात पर डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से कुछ बात अपनी कहना चाहते हैं, हमारे पैनल में मौजूद हैं। डॉक्टर घनश्याम और डॉक्टर अजीत सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रवि गोडसे अमेरिका से जो अपनी बात कहना चाहते हैं, जी डॉक्टर गोडसे। मैं बड़ी प्यार से आपके साथ सहमत नहीं हूं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी पागलपंती है, खराब नहीं है, पागलपंती है। 45% अगर आपकी फीसद आबादी है हिंदुस्तान की, कुछ शहरों में 45% इन्फेक्टिविटी रेट है, तो आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या कर रहे हो? टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेट जब 45% को हुआ है, हॉटस्पॉट में अभी उसका कोई मायना ही नहीं है। अगर आप कोई बस कंडक्टर हो और आपको कोविड हो गया तो आपको क्या कॉन्टैक्ट ट्रेस करेंगे? ये सब अभी ट्रीटमेंट नहीं, वैक्सीनेशन पे जा। वैक्सीनेशन एकमात्र तरीका है। कोविड अंकल से अभी आपकी मुलाकात तय है, सिर्फ वैक्सीनेशन। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आपका समय बर्बाद मत करो। पागलपन की परिभाषा ये है कि आप वहीं पैंतरा बार बार दोहराओ और अपेक्षा ये करो कि नतीजा दूसरा है। ये गलत है। ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात भी कैसे कर लेते हैं लोग, मेरी समझ के बाहर है। जर्मनी ने ट्राई किया, जर्मनी के पास कितना पैसा है, कुछ नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट ठीक है डॉक्टर रवि गोडसे, नो ऑफ कोर्स रवि गोडसे मैं आज आपको बता दूं कि हमारे साथ जो पैनल पे डॉक्टर्स मौजूद हैं वो छोटे शहरों में बी और सी क्लास सिटीज में, गांवों में लोगों को ट्रीट करते हैं और बड़ी मुश्किल और हालात में ये लोग काम करते हैं। सो आपके भी एक्सपीरियंस और इन लोगों के एक्सपीरियंस मिलकर सामने आया। वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर वीपी गोस्वामी अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं? रवि गोडसे ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे बात की, डॉक्टर वीपी गोस्वामी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम है और हमको पता है कि कई लोग कौन से जो इन्फेक्टेड है, वो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास में है और जो टीम है हमारे पास में काफ़ी लंबी है। वहाँ पे फ़ोन करके हम लोग फ़ोन से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं और यदि बच्चों को भी यदि कोई प्रॉब्लम हो या बड़ों को कोई प्रॉब्लम हो तो उनको फैसिलिटी से जल्दी हम लोग फैसिलिटी पे ला सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली जो डिलेज हो रहे हैं उनके कारण कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं स्पेशली टर्शरी केयर सेंटर पे, वो पेशेंट जो है बहुत देर से आ रहे हैं और इसीलिए हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब अभी ये बोला है क्योंकि हमारे पास में एक्स्ट्रा मेन पावर है जो कि ये काम कर सकती है। राइट गोस्वामी, डॉक्टर गोस्वामी, अगर रवि गोडसे का कहना था कि जब आपकी आबादी 45% हो गई और आपको मिलना ही मिलना है, ये मान लिया गया कि कोविड से आपका सामना होना ही है, तो ट्रीटमेंट के प्रोसेस में, उसके बचाव के प्रोसेस में आगे आया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर घनश्याम मिश्रा हमारे साथ सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, मौजूद हैं और प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। जी डॉक्टर घनश्याम। देखिए ऐसा है प्रतीक जी कि जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, दिसंबर 2019 से हमारे पास ये वुहान इंस्टीट्यूट का जो कहते हैं कि केस आया था पहला, उसके बाद से 1.5 साल हो गए और आज की तारीख में हमारे पास 160 मिलियन केसेस है जिसमें 2 मिलियन मॉर्टेलिटी है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही आइडेंटिकल डाटा एक हमारा छोटा सा शहर प्रयागराज है वो भी रिफ्लेक्ट करता है। में जो है वो 12-13% पॉजिटिविटी मिलती थी, जो बढ़ के 21% हुई। उसके बाद मई के लास्ट आते आते अभी जो शुरुआत हुआ तो उसमें 1.8% हो गए, जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई विद द वर्ल्ड डाटा। तो इसका मतलब डिजीज का पैटर्न पॉपुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। पहली बात, ये वर्ल्ड वाइड एक तरीके से फॉलो कर रहा है। अगर इसको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रिवेंटेबल पैंडेमिक था, इट कुड हैव बीन डेफिनेटली प्रिवेंटेड। बस हमें चाहिए थी एक कंपोजिट सी फर्म ग्लोबल लीडरशिप। अगर कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल लीडरशिप होती तो शायद हम इस प्रॉब्लम में इस हद तक फंसते नहीं। आज की तारीख में स्टेटस ये है कि हमको, जैसा कि डॉक्टर गोडसे ने कहा, कि
क्योंकि मतलब ट्रेसिंग बहुत मुश्किल है, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है तो ट्रेसिंग का डॉक्यूमेंटेशन बहुत मुश्किल है। उसको फॉलो करने से अच्छा है कि आप एनर्जी लगाइए वैक्सीनेशन पे और ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप मतलब भाई हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, एक्सपोजर हो, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो। आज की तारीख में वैक्सीनेशन हमारा इंडिया में 14-15 लाख पर डे हो रहा है। इसको बढ़ा के अगर हम किसी तरीके से 40-50 लाख तक पहुंचाए तो 6 महीने लगेंगे हमको 60 to 70% इंडियन पॉपुलेशन को कवर करने। उसके लिए हमको राइट प्रोडक्शन राइट बढ़ाना राइट पड़ेगा। जी जी राइट। हेलो। डॉक्टर अजीत सिंह हमारे साथ बलिया से मौजूद है। मैं डॉक्टर अरुण साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं जानना चाहता हूं, बलिया बिल्कुल एकदम बॉर्डर है बिहार का और यूपी का, छोटा सा शहर, और उसकी स्थितियां क्या हैं मैं जरूर जानना चाहता हूं डॉक्टर अजीत सिंह, क्योंकि गंगा बगल से ही है, आपके भी निकल रही, और जो हालात गंगा को लेकर रिपोर्ट हो रहे हैं, जो लाशों को लेकर रिपोर्ट हो रहे हैं, वो हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। और वो भी एक विषय है कि पानी को लेकर तमाम सारी बातें आई हैं, लेकिन फिलहाल आज तो ये है कि जान कैसे बचाई जाए, और जान गांव की और छोटे शहरों में जहां पे सुविधाएं नहीं है उनको कैसे बचाया जाए, सबसे बड़ी समस्या है। मैं पहले तो आपको सैल्यूट करना चाहता हूं अजीत सिंह साहब, जिस तरह का काम आप शहरों में कर रहे हैं, जिस जगह पे बैठ के कर रहे हैं, निश्चित तौर से आपको मैं आभार देना चाहूंगा, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। इस छोटे से शहर में भी आप बैठ के किस तरह से कर रहे होंगे। मैं जानना चाहता हूं क्या तकलीफें हैं, क्या दिक्कतें हैं, गाँव में किस तरह की समस्याएं तो लोग रूबरू हो रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पे मुझे बताएं। डॉक्टर अजीत सिंह बलिया से मौजूद है हमारे साथ, उत्तर प्रदेश। प्रतीक जी, बलिया अलग नहीं है, छोटा सा गांव टाइप का शहर है। यस, गांव में केसेस बढ़े हैं, लेकिन सबसे इसके पीछे जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण मुझे लग रहा है कि लोगों का अवेयर नहीं होना या डिनायल वाले मोड में रहना, मना करना कि नहीं हमको कुछ नहीं है। शुरू के जो महत्वपूर्ण 6-7 दिन 8 दिन का समय है, वो दवा की दुकान से दवा खरीद के या नीम हकीम से दवा खरीद के वो अपना इम्पॉर्टेंट समय लोग वेस्ट कर दे रहे हैं। और जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है तो वो डॉक्टरों के पास आ रहे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास, तब हमारे पास भी कुछ करने के लिए नहीं रह पा रहा है। बस ये मैं कहूँगा कि सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से प्रयास किया है। मैं नतमस्तक हूं सरकार के प्रयासों से। विश्वास करिए, आज बलिया में ऑक्सीजन टैंक लग गया। कल से वो संभवतः आज ही वो एक्टिव हो जाए या कल से वो काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन देने लगेगा। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उन्होंने कहा कि फीस है कि आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। जरूर एक दौर था कुछ दिन का, कुछ समय का, एक हफ्ते आसपास था जबकि ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम थी और बेड्स की भी प्रॉब्लम थी, बट धीरे धीरे हम लोग उस समस्या से बाहर निकल रहे हैं। केसेस कम आ रहे हैं, गाँव की तरफ से भी कम आ रहे हैं और शहर में तो कम हो ही रहे हैं। मेरे छोटे से क्लिनिक में हम लोग 15 से 20 मरीज पॉजिटिव देखते थे एक दिन में, और अब 2 या 3 या 4 मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन का असर हुआ है। सरकारी प्रयास को मैं बधाई दूंगा सरकार के प्रयासों का, और अच्छा चल रहा है। बहुत बड़ी जल्दी इसके ऊपर काबू पाएंगे। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ सर। और डॉक्टर साहब मैं एक सवाल बहुत दिमाग में, डॉक्टर साहब एक सवाल डॉक्टर अजीत सिंह मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि बलिया में आप मौजूद हैं। मैं जानना चाहता हूं, जब आप आते होंगे, किसी से बातचीत भी करते होंगे, परिजनों से भी पूछते होंगे, जो गांव से लोग आते होंगे, तो डर एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है पूरे कोरोना में, चाहे आप अमेरिका में मौजूद हो और चाहे आप बलिया में मौजूद हो। तो एक डर को लेकर एक दिमाग में बात रहती है। तो किस तरह का गांव में स्थितियां, वो गांव के अंदर की जो चित्रण है वो किस तरह का, क्योंकि आप जो हैं वो उसकी एक चिकित्सा का भी काम कर लेते हैं, चिकित्सक का भी काम कर लेते हैं और एक एनालिसिस कर लेते हैं पूरी। तो क्या स्थितियां हैं विलेजेस की, ये मैं जानना चाहता हूं अजीत जी। सर, जहां तक मुझे लगता है कि एक जो सरकार ने शुरू में एक नियम बनाया था कि जितने भी मरीज पॉजिटिव आएंगे उसको उठा के हम आइसोलेशन सेंटर में या उसमें डाल देंगे, एल्विन सेंटर में डाल देंगे। उसका एक खौफ जनता में रहा कि हम अपने आप को बताएंगे नहीं तब हमको वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, ये एक डर था। और इसकी डर से लोगों ने अपनी जांच नहीं कराई, या अब भी यही स्थिति है, लोग समझते हैं। पर जब से सरकार ने ऐसा कर दिया कि नहीं, जो कम गंभीरता वाले मरीज हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक है वो घर पे रह सकते हैं, तब से जरूर लोग आए हैं, जांच करा रहे हैं। और जांच कराने का प्रतिशत भी बहुत बड़ा है, जिससे हम बोलते हैं कि जांच करा लो, निश्चित रूप से जांच कराता है। अब तो जनता अपने आप जांच करा के आ रही है, हमने जांच कराया है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ऐसे करके आ रही। तो जांच भी बढ़ी है, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है, लेकिन अभी भी गाँव के इंटीरियर में देखें तो इस अवेयरनेस की कमी है अभी, कि हमें सर्दी जुकाम हो तो शुरुआत में ही जाँच करा लेनी चाहिए।
वो बिगड़ने के बाद जांच कराना, फिर उसमें कभी रिपोर्ट का पॉजिटिव आना, कभी निगेटिव आना, तो ये तो हमारा चल ही रहा है साथ साथ। डॉक्टर रवि गोडसे कुछ कहना चाह रहे थे। जी डॉक्टर रवि गोडसे, आज आपके सामने जो पैनल है वो छोटे शहरों से है, डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, पायनियर वर्क कर रहे हैं ये लोग, और किस तरह से मरीजों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मेट्रो सिटीज में नहीं है और किस तरह के प्रेशर्स को देख रहे हैं, ये भी आपके सामने है। डॉक्टर रवि गोडसे, यू वांट टू सजेस्ट समथिंग? डॉक्टर रवि गोडसे, महात्मा गांधी कहते थे कि भारत का आत्मा देहातों में है, तो ये सब लोग हमारे प्रशंसा के पात्र है और मैं उनसे माफी चाहता हूं कि मैंने थोड़ी तीव्रता से बात की। मेरा कहना सिर्फ ये था, फ्रेडरिक द ग्रेट ऑफ प्रशिया कहता था, टू डिफेंड एवरीथिंग इज टू डिफेंड नथिंग। अगर आपने ये लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके आइसोलेट कर भी दिया और घर पे बिठा दिया, फिर भी आप उन्हें कोरोना से बचा नहीं सकते, वो अभी कम्युनिटी में फैल गया। तो जो समय आप ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे बर्बाद कर रहे हो, उसे मत बर्बाद करो। एक ही रास्ता है, वो है वैक्सीनेशन। जैसा मैंने पहले कहा था, वैक्सीन कोविड चाचा से आपको मिलना है, 2 रास्तों से जाना है। एक रास्ते की आप बहुत परेशानी और डिसीज मिलेगा, दूसरे रास्ते से आपको टीका, इज्जत, शोहरत, दौलत और माँ मिलेगी। तो वो दूसरे रास्ते से जाइए, सब लोगों का टीकाकरण कीजिए। एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आपका समय हम अमेरिका में कर चुके हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, और देहातों को बचाएंगे तो भारत को बचाएंगे। और आपकी सेवा के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार। राइट डॉक्टर साहब, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी डॉक्टर साहब, राइट डॉक्टर साहब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप बलिया से लेके अमेरिका तक के जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद थे, और जो लास्ट पॉइंट आपने कहा कि अगर गांव को बचाएंगे तो हिंदुस्तान बचा ले जाएंगे, और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हमारे साथ और मेहमान जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। गांव के छोटे कस्बों में, शहरों में काम करने वाले डॉक्टर्स थे, जिसमें कि इंदौर से लेकर आपके बिहार तक के, मुजफ्फरपुर तक के डॉक्टर्स मौजूद थे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अब हमारे साथ 2 स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। टीएस सिंहदेव साहब, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, छत्तीसगढ़ से आप हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और विश्वास सारंग साहब, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच विश्वास जी, थैंक यू सो मच। आपने दोनों ने बहुत कीमती समय निकाला। दोनों लोगों से हम शुरू कर लेते हैं बात। कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, कोई किसी तरह की तकरार नहीं, ना कोई देखना चाहता है ना कोई सुनना चाहता है। सब ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है और कितनी जल्दी हमारे पास राहत सामग्री पहुंच रही है। सबसे पहले विश्वास सारंग साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन को लेकर आप अपनी ड्राइव कितनी जल्दी तेज कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि 4 लाख रोज करेंगे, अभी 1 करोड़ का आंकड़ा आप नहीं छू पाए हैं, और ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। विश्वास सारंग साहब। नहीं प्रतीक जी, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे तीनों जो GOI सपोर्ट के जो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चरण हैं, वो हमने बहुत अच्छे से किए हैं। चाहे वो हेल्थ वर्कर का हो, चाहे वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स का हो, या 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का हो। और उसमें हमने जो हमारा टारगेट था उसको हमने अचीव किया है। हमारा सेकंड डोज भी शुरू हो गया है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोगों को हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ना है, उसका भी हमारा सुचारू रूप से काम चल रहा है। हमने दोनों कंपनियों को लगभग 45 लाख डोजेस का ऑर्डर दिया है, जिसमें कोवैक्सीन के हमारे पास 3 लाख वैक्सीन डोजेस और कोविशील्ड के 9 लाख डोजेज हमें 15 तारीख तक मिल जाएंगे। 5 तारीख से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। 100 पहले 2 दिन हमने 106 सेशन पर ये कार्यक्रम किया, फिर 406 सेशन किए, 908 सेशन किए, और अब हम 1408 सेशन तक जा रहे हैं। और 15 तारीख तक हमने इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। आगे भी हमारा ये चलता रहेगा, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल मिलाकर हमने 87 लाख कम से करीब 88 लाख लोगों, 87 अभी कुल कितना वैक्सीनेशन हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा है? 85 लाख। अभी 1 करोड़ का आंकड़ा आपने नहीं छुआ है। और अगर हम मैं पिछले 100 दिन का लूं तो हिसाब से तो मुझे मेरे हिसाब से तो 100 में अगर नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी 1 करोड़ आंकड़ा नहीं छू पाए हैं आप।
मैं आ जाएगी, आवाज आ जाएगी। मैं छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करता हूं। छोटा प्रदेश है, लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में इन्होंने अच्छा किया है, तो निश्चित तौर से अगर टीएस सिंहदेव साहब ने अच्छा किया तो कहना पड़ेगा आपने अच्छा किया है। सिंहदेव साहब आपने अच्छा किया है, तो आपने अच्छा किया है वैक्सीनेशन में। आप छोटे हैं मध्य प्रदेश से, लेकिन छोटा किया। लेकिन जो आंकड़े हैं हमारे सामने, वो 13,000 अगर कुछ पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो इसमें 85% गांव के हैं, और आपकी आबादी 75% गांव में रहती है। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें, जहां सौदा लेने और सौदा लेके आने में 2 दिन लग जाए, वैसे में हेल्थ फैसिलिटीज आप कैसे मुहैया कराएंगे या करा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं सिंहदेव साहब। एक जिन क्षेत्रों का आपने जिक्र किया कि जो ज्यादा दूर दराज के हैं, आदिवासी अंचल के हैं, जंगल क्षेत्र के हैं, वहां कोरोना का इंसिडेंस बहुत कम है। सबसे कम अगर कोरोना का इंसिडेंस कहीं पर है तो उन्हीं जिलों में है। मैं अगर आप कहें तो मैं ग्राफ आपको दिखाता हूं। ये ग्राफ अगर दिख रहा होगा जी, तो ये है बीजापुर जिले का जी, और आप देखेंगे कि ये जो लाइन चल रही है पॉजिटिविटी की, ये एकदम नीचे चल रही है। इसके साथ आप देखेंगे फिर अगला जो जिला है, ये भी ट्राइबल जिला है, नारायणपुर जिला। इसमें भी आप ग्राफ देखेंगे तो ये एकदम जो बॉर्डर लाइन हमारा होना चाहिए 3% का, वो 3% 5% के आसपास दिख रहा है। ये स्थिति है दूर दराज के इलाकों लेकिन सिंहदेव साहब संक्रमण कम है। सिंहदेव साहब, मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 75% गांव आपके हैं छत्तीसगढ़ में, और वो ये कहता है, मेरे पास जो ग्राफ है 13,578 केसेस हैं छत्तीसगढ़ में, जिनमें से 79% मरीज गांव में है, और आपके जितने शहर हैं वो 1-2 किलोमीटर में खत्म हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये है, हालांकि आपका जो पॉजिटिव रेट है वो कम हुआ है, पॉजिटिव रेट आपने कम किया, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की, लोगों को चिंता इस बात की है कि 79% अगर गांव से आ रहे हैं, और गांव की स्थितियां आपके सबको वाकिफ हैं और उनकी दिक्कतें हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करने जा रहे हो? विश्वास सारंग साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, ऑडियो प्रॉब्लम शायद दूर हो गई है, आ रहा हूं मैं आपके पास। जी, टीएस सिंहदेव आपने ये बात सही कही कि ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी 25-75 की है, और आज का जो संक्रमण कल का जो रिपोर्ट आया है 10,150 का है, तो ये घट रहा है, अपने आप में घट रहा है। लेकिन दूसरा पहलू जो आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, ये बिल्कुल सही है। ये गांव भी ऐसे नहीं है कि एकदम बहुत शहरों से दूर हैं। हर जनपद क्षेत्र में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुला हुआ है। 20,000 की आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं। 90% आबादी होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन से और आगे के स्तर के अस्पतालों के बीच में लिंक हम लोग बना के चल रहे हैं। तो ऐसा ही जो गांव के हैं वो एकदम भगवान भरोसे छोड़े हुए हैं। वहाँ स्टाफ भी है, हर 250 के पीछे एक मितानिन है, हमारी आशा वर्कर जिनको कहते हैं, उनको घर घर जाके जानकारी लेने के लिए भी कहा गया है, घर घर दवाइयाँ पहुंचाने के लिए कहा गया है। कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में अगर संक्रमित हो रहा है, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में क्यों ना हो, वहां पर भी अगर किसी परिवार का कोई एक व्यक्ति संक्रमित पाए जाते हैं तो पूरे परिवार को प्रोफिलैक्टिक दवाइयां दी जा रही हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक जो मैं आता हूं सर, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आपके पास आता हूं, लेकिन और मैं ये जानना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरी इच्छा भी है कि विकास खंड में आपके पास जो बेड है वो 50 से 100 के बीच में अरेंजमेंट आपने किए हैं, और पंचायत के लेवल पे क्या स्थितियां हैं, ये मैं आपसे जरूर सवाल पूछूंगा। लेकिन विश्वास सारंग साहब का ऑडियो ठीक हो गया, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। विश्वास जी, बहुत सेंसिटिव आदमी हैं आप, बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन एक सवाल जरूर है, बनता है। भोपाल की स्थितियां और मध्य प्रदेश की स्थितियों से लोग वाकिफ हैं। स्थिति ये आई भोपाल में कि नरसिंहपुर 200-250 किलोमीटर से लोग भोपाल की तरफ रुख करने लगे, और ये आसपास भोपाल के हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम की स्थितियां विकट हुई। ऐसी स्थितियां हुई कि इलाज के लिए, ऐसा नहीं कि दिल्ली में बहुत अच्छा स्थितियां हो गई, दिल्ली में तो बहुत स्थितियां खराब थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो गांव में लोग देर से जा पा रहे हैं। आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, एक बार फिर से कोशिश करेंगे, एक बार फिर से मैं कोशिश कर, की आवाज आ रही है। आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। अच्छा, मैं एक बार कोशिश करता हूं फिर से कि अपनी टेक्निकल टीम से कि मैं इसको एक बार से देखूं
और अगर ये कहीं से नॉइज है तो उसको कंट्रोल किया जाए और कोशिश करेंगे एक बार फिर से सारंग जी के पास जाने की। बहुत उड़ रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ आप बहुत हवा में हैं। आप हवा में तो नहीं, मैं तो जमीन का सवाल पूछ रहा था। बहरहाल आपको हवा का लगा तो मैं हवा में नहीं हूं, लेकिन सवाल मैंने ये पूछा था कि स्थितियां खराब हुई और खराब ये हुई कि लोग 2-2 2.5 किलोमीटर से रुख करने लगे भोपाल की तरफ। ग्वालियर का डिवीजन की बात करें हम, जबलपुर डिवीजन की बात करें हम, तमाम जगह हालात क्या हैं सबसे वाकिफ है। गांव को लेकर रूरल विलेजेस जो हैं उनको लेकर स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं। तो ऐसे में कोई, और वैक्सीनेशन की स्थितियां ये हैं, आपने मुझे बता दिया, वाकिफ हैं सारे लोग मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर। अब सवाल ये है कि विलेजेस को लेकर आप किस तरह से मोटिवेट करने वाले हैं लोगों को, डॉक्टर्स को। निराशा है गांव में, बहुत लोग दुखी हैं, इलाज के बगैर मर जाए, ये बहुत अपने आप में दुखद बात है, शर्मनाक बात है। विश्वास सारंग साहब। प्रतीक जी, मैं पूरा तो आपका क्वेश्चन नहीं सुन पाया हूं, पर मुझे लगता है कि आपने शायद मध्य प्रदेश के गांवों के बारे में हमारी क्या तैयारी है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा है। और आपका ये भी पॉइंट है कि बहुत सारे लोग भोपाल की ओर रुख कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि गांव में हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। मैं प्रतीक जी ये बताना चाहता हूं, ये बात सही है कि इस बार की लहर का विस्तार गाँव तक पहुँचा है, पर हमारी सरकार ने गांव में इस तरह के संक्रमण को रोकने की पूरी तैयारी की है और हमने इसको लेकर किल कोरोना अभियान चलाया है, जिसका तीसरा फेज हमने शुरू किया है। किल कोरोना अभियान का मतलब है कि हम हर प्रत्येक गांव में अलग एक टीम बनाकर घर घर का सर्वे कर रहे हैं, किस घर में कितने लोगों को सर्दी जुकाम बुखार की दिक्कत है, किनको शुरुआत के कोरोना के लक्षण हैं, जिनको भी ये लक्षण दिखते हैं हमारी वो टीम उन्हें तत्काल प्रभाव से मेडिकल किट उपलब्ध कराती है और उनका टेस्ट कराती है। टेस्ट होने के बाद इस बात को वहाँ पर परीक्षण किया जाता है कि जो लोग पॉजिटिव हुए हैं वो उसी गांव में अपने घर में होम क्वारंटीन होंगे या उन्हें हमारा जो संस्थागत क्वारंटीन सेंटर है, जो कि हमने पूरे प्रदेश में लगभग 23,000 बनाए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में हमने लगभग 2,70,000 बिस्तरों की व्यवस्था की है। मैं ये बात इंगित करना चाहता हूँ, गाँव में हमारी सरकार ने 23,000 क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, जिसमें लगभग 2,70,000 बेड्स की बिस्तरों की हमने व्यवस्था की है और बहुत जगह हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख के ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की है। वहाँ पर हम उनको रखते हैं और यदि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जो पॉजिटिव मरीज आया है, तो हम हायर सेंटर में भी भेजते हैं। हमारे जो उप सहायता केंद्र हैं उसमें हमने कोविड सहायता केंद्र बनाया है, जहाँ से हम मेडिकल किट का वितरण करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो गांव का विस्तार है, गांव में जो संक्रमण फैल रहा है, उसमें हम दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। जहाँ एक और हम कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं उनका हम इलाज करवा रहे हैं। एक बात और मैं प्रतीक जी 30 सेकंड में करना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल और की है कि ये जो गांव की हमारी किल कोरोना अभियान की टीम है, उसमें उस गांव के जो विशिष्ट लोग हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो या गांव के टीचर हो, गांव के किसी मंदिर समिति का अध्यक्ष हो, उसको भी जोड़ा है, जिसमें सामाजिक सरोकार से मिलकर प्रशासकीय टीम और वहाँ की सार्वजनिक टीम जो समाज की टीम है, वो दोनों मिलकर गांव को एजुकेट कर रही है कि हम जल्द से जल्द यदि हमें लक्षण आते हैं तो हम उसका इलाज करवाएं और अपने गांव को कोरोना मुक्त करें। जी, मैं बहुत जल्दी से एक सवाल आपसे, एक तो कहना आपने तो वैक्सीन पे तो बोल ही दिया साहब, वैक्सीन आपके यहाँ बहुत स्लो है, इसको आप मान लीजिए, और इसको मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्लो है मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और आप इसको गेयर अप नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, और इसको गेयर अप करने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी तरह भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश या कर्नाटक ने जो ग्लोबल टेंडर्स के जरिए बात करी है वैक्सीनेशन की, तो आप परचेज करें, कैसे भी लाएं, लेकिन आपको उसको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कह रहे थे कि लॉकडाउन है, जिस पर बड़ी चर्चा है कि लॉकडाउन एक ऐसी चीज है जिस पर आपकी क्या राय, मैं जानना चाहता हूं। कंप्लीट लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन, या गांव को, शहरों का जो संक्रमण है उसकी चेन को तोड़ने के लिए आपका सुझाव क्या है, सारंग साहब?
प्रतीक भाई, मैं बहुत आपको सुन नहीं पा रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लॉकडाउन के बारे में आपने बोला है। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने टोटल लॉकडाउन कहीं भी नहीं लगाया है। हमने हर ज़िले में अपना एक क्राइसिस मैनेजमेंट का ग्रुप बनाया है, जिसमें उस ज़िले के जनप्रतिनिधि, वहाँ के प्रशासकीय अधिकारी और वहाँ के विशिष्ट जन इकट्ठे होकर उस ज़िले की क्या स्थिति है उस पर विचार करते हैं, और हमारे यहाँ उन्हीं की रिकमेंडेशन पर हम कोरोना कर्फ्यू लगा रहे हैं। टोटल लॉकडाउन नहीं है। कोरोना कर्फ्यू का मतलब है जनता के लिए किया हुआ अनुशासन और संयम, और उस अनुशासन और संयम का ही परिणाम है कि प्रतीक भाई हमारे यहाँ लगातार पॉजिटिविटी हम कम करने में सफल रहे हैं और हमारी रिकवरी रेट बढ़ रहा है। हमने दोनों स्तर पर, मैं जैसा पहले कहा था कि दोनों स्तर पर काम किया है। हमने कोरोना की चैन तोड़ने के लिए हमने कोरोना कर्फ्यू को लागू किया है, और उचित जो संक्रमित हो गए उनको उचित इलाज मिल सके, इसके लिए हमने हमारे यहाँ लगातार चिकित्सीय व्यवस्थाओं का उन्नयन किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अप्रैल के महीने में जहाँ हमारे पास 20,000 बिस्तर थे, आज हम लगभग 70,000 बिस्तरों को हमने बनाया है। मुख्यमंत्री कोरोना उपचार योजना की शुरुआत की है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के 88% परिवारों का निःशुल्क मध्य प्रदेश में इलाज कर रहे हैं कोरोना का। ये शायद देश की पहली योजना होगी जिसमें हमारी सरकार लगभग 88% परिवारों का कोरोना का मुफ्त में इलाज कर रही है। और आज मुख्यमंत्री जी ने और घोषणा की है कि वो परिवार जिनके यहाँ कोरोना से मृत्यु हुई है उन्हें हम 5,000 रुपये महीने की पेंशन देंगे, उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा देंगे, और उनको इस बात के लिए पूरी तरह सहायता करेंगे कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकें। स्वागत है, जरूर स्वागत है, करना चाहिए। समाज के भी तमाम, सरकार से ही नहीं होगा, समाज के तमाम सारे लोगों को आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे बीच में भैया जी मुस्कुरा क्यों दिए थे? मुस्कुरा इसलिए दिए थे कि हमारी टीम ने आवाज दी कि वाह भाई वाह, आपके सवाल का आधा हिस्सा लॉकडाउन वाला तो सुन लिया, वैक्सीन वाला क्यों नहीं सुन पाए? वैक्सीन शब्द तो नहीं सुनाई पड़ा, लॉकडाउन शब्द जो है सारंग साहब को सुनाई पड़ गया, तो वैक्सीन वाला शब्द नहीं सुना। लेकिन हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप हमारे मित्र भी हैं। मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपका आंकड़ा सच में इस पूरे राष्ट्र के लेवल पे जो अगर देखा जाए तो मुझे आज जो मिला, मेरी टीम ने दिया, उन पीछे था, काफ़ी दुख भी हुआ, और कोशिश करेंगे तो आप बराबर आएंगे। हम टीएस सिंह देव साहब की तरफ रुख करना चाहेंगे। सर, विकास खंड की तरफ बात हो रही थी और ये कहा गया कि आपने जो विकास खंड के लेवल पे 50 से 60-70 बेड का इस्तेमाल एक इंतजाम किया है, और पंचायत के लेवल पर, क्योंकि आपके यहाँ एक मैदान का इलाका भी है और एक पहाड़ का इलाका भी है, और शहर जो हैं वो भी बहुत छोटे हैं। अब ऐसे स्थितियों में डिफिकल्टी भी बहुत है, छोटा राज्य है लेकिन मैनेज करना उसकी एक अपनी भी सीमाएं हैं। तो कैसे कर रहे हैं, ये लोग जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आप हाउ यू आर मैनेजिंग, जहां तक विकासखंड, पंचायत और गांव के लेवल का सवाल है। गांव और पंचायत स्तर पे तो ऑक्सीजन इत्यादि की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। कारण ये है कि एक बहुत डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, और वो स्टाफ और वो व्यवस्था जो कि रेगुलेटेड ऑक्सीजन को सप्लाई को देखरेख कर सकेगी, वो उपलब्ध नहीं हो पाती। ऑक्सीजन की कमी जिन पेशेंट्स को होती है, देखें ये शुरू से ही आंकड़े हैं कि 80% असिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं जो बिना टेस्ट किए पॉजिटिव होकर ठीक हो जाते हैं। जो टेस्ट करते हैं वो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक करीब 80% होते हैं जो घरों में ही रह के ठीक हो जाते हैं। 20% लोग होते हैं जिनको आगे की उपचार की या देखभाल की जरूरत पड़ती है। इनके लिए पंचायत स्तर पे कर पाना, डिसेंट्रलाइज लेवल पे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाना और फिर वहां से उठा के रिफिलिंग के लिए ले जाना, ये संभव नहीं हो पाता। तो ये पेशेंट्स को गाड़ियों की व्यवस्था करके, चाहे अपनी गाड़ी हो, सरकार की तरफ से हो, गाड़ियों के लिए पैसे की भी बात रखी गई है कि कोई पेशेंट आते हैं तो गाड़ी अगर सरकारी नहीं मिलती है तो पैसे भी उपलब्ध कराए जाएंगे, और उनको फिर आगे के सेंटर्स में ले जाते हैं जहां पर जिस लेवल की उनको जरूरत है उस लेवल का उपचार हो जाता है। आइसोलेशन बेड्स जहां पर बने हुए हैं अमूमन वो खाली रहते हैं, कि जिनको आइसोलेशन बेड में रखने की जरूरत होती है वो तो घर में रुक जाते हैं। फिर जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो बिस्तरों का कुछ इस्तेमाल हुआ है, और उसके ऊपर के आईसीयू लेवल की। तो ये पंचायत स्तर पे ऑक्सीजन और आईसीयू की व्यवस्था फिलहाल हम लोग के यहाँ तो कम से कम संभव नहीं है। गांव में जो व्यवस्था है, पंचायतों में आपने पूछा जो व्यवस्था है, वो क्वारंटीन सेंटर्स की है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं,
टेस्टिंग के पहले उनको अगर कहीं रोकना है, रखना है, तो वहाँ 15,000 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर अभी चिन्हांकित किए गए हैं। उस अनुपात में लोग आ नहीं रहे हैं। फिलहाल 15,000 क्वारंटीन सेंटर, 15,000 प्लस हैं, वो क्वारंटीन सेंटर चिन्हांकित हैं। तो सर वैक्सीनेशन का क्या प्रोग्राम है आपका? वैक्सीनेशन क्या ड्राइव को लेकर क्या है स्थिति? 2 भाग में वैक्सीनेशन है। एक केंद्र सरकार से 45 वर्ष से ऊपर के जो टीके उपलब्ध हो रहे हैं, लॉकडाउन के बाद से उसमें धीमी गति आई है और उसकी रफ्तार संतोषजनक नहीं है। 30,000, 40,000, 30,000, 40,000 पर डे है। हम लोग उसको बढ़ाना चाह रहे हैं फिलहाल लॉकडाउन की परिस्थिति में भी, कम से कम 1 लाख तक। और जो दूसरा पहलू है टीकाकरण का, जिसमें राज्य सरकार के माध्यम से टीके लग रहे हैं, तो 1 तारीख से जो टीके लगने चालू हुए हैं, कल तक 3,26,892 टीके लोगों को लग चुके हैं। तो यहाँ वैक्सीन की उपलब्धता की कमी आएगी। 20% के लिए आधी वैक्सीन केंद्र सरकार ने रिजर्व कर ली है, 20% आबादी जो 45 साल की ऊपर है, और 40% आबादी के लिए शेष 50% देश में निर्मित वैक्सीन छोड़ी गई है। तो स्वाभाविक है कि जो 18 साल से 45 साल की उम्र तक के नागरिक होंगे, उनका टीकाकरण बहुत धीमी गति से चलेगा। ऊपर के जो नागरिक हैं 45 से ऊपर वाले, उनके लिए वैक्सीन मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए बहुत ज्यादा कमी होगी। राइट सर, मैं विश्वास सारंग साहब के पास एक बार फिर से रुक करूंगा और अब आवाज बिल्कुल साफ है। और सवाल यही था विश्वास सारंग साहब कि वैक्सीनेशन ड्राइव को मोटिवेट करने के लिए, आप तेजी से लाने के लिए, सबसे बड़ा प्रदेश है आपका और उसका एक आसपास पूरा एक कहना चाहिए एक छोटा मोटा देश के हिसाब से है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे आपकी आबादी के अनुपात से आपका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ड्राइव है वो बहुत पीछे है, बहुत स्लो है। तो वैक्सीनेशन की उपलब्धता और आपके ऑर्डर्स और आपकी स्टॉक, ये तीनों चीजों की एनालिसिस चाहते हैं इस समय। नहीं प्रतीक जी, देखिए मैं दोनों बात मैंने पहले भी कहा था कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम, जो तीनों हमारे सेगमेंट थे, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो, चाहे फ्रंटलाइन वॉरियर हो या 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, हमारा सेटिस्फैक्ट्री है। मैं ये बताना चाहता हूँ, यदि आप आंकड़े लेना चाहें तो हेल्थ वर्कर के फर्स्ट डोज में हमने लगभग 4.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन से जोड़ा है। सेकंड डोज में हमने 3.5 लाख को जोड़ा है। टोटल मिलाकर हमने लगभग 8 लाख लोगों को जोड़ा है। फ्रंटलाइन जो वर्कर हैं उसमें हमने फर्स्ट डोज लगभग 4.5 लाख लोगों को लगाया है। दूसरा डोज हमने लगभग 2.25 लाख लोगों को लगाया है। टोटल मिलाकर 7 लाख लोगों को हमने लगाया है। जो हमारे 45 प्लस के लोग हैं उनको हमने लगभग 64 लाख लोगों को पहला डोज लगाया है। सेकंड डोज हमने लगभग 9.5 लाख लोगों को लगाया है। टोटल मिलाकर 73 लाख को हमने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा है। 18 ईयर्स का, क्योंकि हमने 5 तारीख से शुरू किया, तो अभी तक लगभग 50,000 लोगों को हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ चुके हैं और लगातार हम इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। हम सेटिस्फाई हैं, हमने कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती है। और जहां तक 18 साल से ज़्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन है, जिसको लेकर देश की विभिन्न सरकारें, बहुत छत्तीसगढ़ के सारंग साहब जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ कह रहे हैं कि उनको उपलब्धता नहीं है, क्राइसिस है। आपकी क्राइसिस है या उपलब्धता है, ये जानना है। नहीं, देखिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ कोई क्राइसिस नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से जो हमें वैक्सीन मिल रहा है वो हमें समय से उपलब्ध हो रहा है। और जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के वैक्सीन को जो हमें प्रोक्योर करना है, हम देश के पहले राज्य थे जिसने 45 लाख डोजेस का ऑर्डर दिया था कोवैक्सीन के लिए और कोविशील्ड के लिए। हमें 3 लाख कोवैक्सीन मिल रहे हैं और 9 लाख करीब हमें कोविशील्ड मिल रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने समय से वैक्सीन का ऑर्डर किया, हमें मिलते जा रहे हैं और हमने डिज़ाइन भी उसी हिसाब से किया है। 18 साल के से ज़्यादा के लोगों को हमने 1 तारीख से शुरू नहीं किया, हमने 5 तारीख से शुरू किया। हमारे पास जैसे जैसे वैक्सीन आई हमने उसी हिसाब से प्रोग्राम को डिज़ाइन किया। पहले 2 दिन हमने 106 सेशंस में किया, फिर हमने 400 सेक्शन में, 900 और फिर 1400 सेशन। इसलिए से हमारी उपलब्धता के हिसाब से हम ठीक चल रहे हैं। राइट सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। छत्तीसगढ़ कह रहे हैं कि क्राइसिस है, प्रॉब्लम है। विश्वास सारंग साहब हेल्थ मिनिस्टर मध्य प्रदेश कह रहे हैं कि क्राइसिस नहीं है, हमारा प्रोग्राम समुचित ढंग से चल रहा है। सवाल यह है कि किस तरह से गांवों को बचाया जाए, ये समस्या लगातार बनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तरह से
वो जो कहते हैं ना कि समुद्र के आगे रेत कैसे डाली जाए, उस तरह से लगे हुए हैं। मिलाएंगे आपको वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। घर से मस्जिद है बहुत दूर तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। निदा फाजली साहब का ये शेर है। इबादत कहीं से भी शुरू की जा सकती है और कहीं से भी शुरू हो सकती है। ऐसे ही एक कपल है जो इस पैंडेमिक में सामने आए हैं। मुंबई के रहने वाले हैं डॉक्टर मार्कस रैने और डॉक्टर रैना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर रैना और डॉक्टर मार्कस रैने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ अमेरिका से लगातार बने हुए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी समय देने के लिए थैंक यू। डॉक्टर मार्कस रैने, ये वो लोग दोनों कपल हैं जिन्होंने सोचा कि इस समय क्या किया जा सकता है, कैसे हेल्प की जा सकती है सोसाइटी को, और ये सामने आए और इन्होंने दवाइयां इकट्ठा करना शुरू करी। वो दवाइयां जो हम लोग अमूमन ठीक हो जाने के बाद छोड़ देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वो बहुत सी एंटीबायोटिक्स और वो बहुत सी एंटीवायरल और बहुत सी पैरासीटामॉल जो हम ठीक हुए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोरोना पॉजिटिव था, जब ठीक हुआ तो वो दवाइयां मेरे पास पड़ी रह गई और वो पड़ी हैं, अभी भी पड़ी हैं। लेकिन इन लोगों ने उसको इकट्ठा करना शुरू किया और मुझे किसी ने, जो रिसर्च की टीम थी, उसने मुझे बताया कि 20 किलो तक इन दोनों ने इकट्ठा कर लिया। थैंक यू सो मच, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं, आप दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं और आपने एग्जाम्पलरी वर्क किया है। थैंक यू सो मच सर। और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऐसी तकलीफ में, ऐसी मुश्किल बड़े हालात में जब सामने आए हैं, ये दिमाग में कहां से आया डॉक्टर मार्कस कि ऐसे जुड़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए? और फिर ये दवाइयां जो इकट्ठा करते हैं आप, सुना कि गांवों तक पहुंचा रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं, वो चेन कैसी है, मैं जानना चाहता हूं। डॉक्टर मार्कस रैना एंड डॉक्टर रैना। कोविड का पहला वेव जो आ गया, मैं बीएमसी के लिए वॉलंटियर डॉक्टर था स्लम्स में, और मैंने खुद से देखा कि लोगों को कितना डेविस्टेशन हो रहा है, बहुत उसका लाइव्स और लाइवलीहुड्स को भी। ये वेव तो बहुत ज़्यादा है और लोगों का मुश्किल इतना भी ज़्यादा हो रहा है। और एक दिन हमारा घर का स्टाफ का एक मेंबर, उसका बेटा का RT-PCR वो कोविड का टेस्ट का पॉजिटिव आया, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया। उसने बोला कि हम क्या करूं, तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे रिपोर्ट लेके आओ, मुझको सब रिपोर्ट लेके आओ, ब्लड रिपोर्ट, RT-PCR एक्सेट्रा, और मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा। जब वो आ रहा था, हम दोनों एक छोटा कॉन्वर्सेशन किया और हमने सोचा कि यही बिल्डिंग जिधर हम रह रहे हैं, ये बिल्डिंग में 3 पेशेंट था जिसको मैं ट्रीट कर रहा था, और मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया हमारा बिल्डिंग का ग्रुप और बोल दिया कि जिसके पास मेडिसिन अभी तक है, आपका कॉस्ट को खत्म हुआ, वो मुझको भेज दो और मैं इकट्ठे करके ये पेशेंट को दे सकता था। और ऐसा शुरुआत किया, एक बिल्डिंग में एक पेशेंट, और फिर ये धीरे धीरे, एक्चुअली नॉट सो धीरे धीरे, बहुत जल्दी से ये स्प्रेड हुआ हमारा एरिया में और फिर हमारा सिटी में। और अभी 100 बिल्डिंग के ऊपर लोगों हम मेडिसिन दे रहा है। 20 किलोज था लास्ट वीकेंड, अभी शायद 30 किलोज होगा। तो बहुत सारे जेनरोसिटी है मुंबई में। हाँ। डॉक्टर रैना, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें और दूर तक जाने का है, और ये कोई चेन में कोई NGO, कोई और लोग भी जुड़ रहे हैं और ये इसको और सिटीज में स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि विलेजेस हमारे बहुत डिप्राइव्ड हैं मेडिसिन को लेकर भी और बहुत सारी चीजें हैं। यू नो बेटर देन मी, डॉक्टर रैना। एब्सोल्युटली। तो ये जो मेडिसिन हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम हमारे NGO पार्टनर्स तक पहुंचाएंगे जो इनको रूरल एरियाज में पहुंचा सकते हैं। और हमारी ये इच्छा है कि ये मुंबई से भी आगे जाके इंडिया के बाकी के सिटीज में भी स्प्रेड हो। थोड़े दिनों के बाद, शायद अगले हफ्ते तक, ये प्रोसेस भी हम चालू करना चाहते हैं। हमारा प्लान है कि मंडे पर दिल्ली, NCR, बैंगलोर में शुरुआत होगा, दूसरा वाला सिटी में हम पूरा नया वेबसाइट। डॉक्टर मार्कस आपसे और डॉक्टर रैना आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपके NGO या आपके ट्रस्ट से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? वो कोई तरीका है? मैं कैसे, अगर प्रोग्राम लोग देख रहे हैं तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, मेडिसिन आपको कैसे दे सकते हैं? Right now, Instagram handle is @medsformore. That's MEDSFORMORE.
The email address is medsformoreindia@gmail.com. और मंडे से हमारा नया वेबसाइट शुरू होएगा, जिसमें बोल रहा था कि दिल्ली, NCR, बैंगलोर और कलकत्ता में भी शुरू होएगा। वो वेबसाइट है medsformore.org, medsformore.org। डॉक्टर साहब, मैं आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका ये जो मुहिम है, ये जो आपने शुरू किया है, ये फ्लैग बहुत दूर तक जाए। डॉक्टर रवि गोडसे, आज आप जब शो में शुरू हुए तो आपने देखा स्मॉल सिटीज से डॉक्टर्स आए, आपने मुंबई के इस कपल को देखा कि ये किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, और ये आप भी हमें रोज जब आप एडवाइस देते हैं, आप जब बोलते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर रवि गोडसे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इन्होंने ये पॉइंट बहुत अच्छा कहा। तो बहुत सारे लोग आपको भी देखते हैं, और इस समय शायद हम सबको एक जगह आके इसी तरह करने की जरूरत है। डॉक्टर रवि गोडसे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने निदा फाजली साहब के शेर से शुरुआत की। वो मेरे बहुत चहेते शायरों में से एक है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन कभी आसमान नहीं मिलता। तो अभी ये सब हम लोग साथ में हैं। भारत ये ऐसा नहीं, मैं बहुत लोगों की सराहना करता हूँ जो विलेजेस में सेवा दे रहे, लेकिन मैं सिर्फ एक कहूँगा, एक ही चीज पे ध्यान रखना है। अभी टीकाकरण जैसा हमने सोचा था उससे कई दफा अच्छा चल रहा है। ये जो मेडिसिन है वो बहुत बहुत सराहनीय है। अमेरिका में हम कहते हैं कि अर्ली सिम्टोमेटिक में कोई मेडिसिन है ही नहीं। अब तो आपको जब तक हाइपोक्सिया नहीं हो तब तक, तो अभी वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ता आप किस हथियार से झूंझे। अगर आप भीम हो और आपके सामने दुशासन आ जाता है और आपके पास गदा नहीं, तो क्या आप धनुष्य के लिए वापस जाओगे या दुशासन पे टूट पड़ोगे धनुष्य लेके? कौन सी भी वैक्सीन हो, फाइजर हो, मॉडर्ना हो, J&J हो, वैक्सीन लाके उसको इंडिया में मिलना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर रैना, डॉक्टर मैकस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मुहिम आगे बढ़े और आपसे तमाम सारे लोग जुड़े, और आप भी अपने शहर, अपने छोटे से जगह पे कुछ इसी तरह की शुरुआत कर सकते हैं, 10-5 लोग मिलके, क्योंकि ये वक्त कुछ इसी तरह का है। आर पार की तैयारी है और अमीश देवगन आपके सामने।